हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। आज तक हम लोगों ने 38 प्रैक्टिस सेट किए हैं। तो जो भी क्वेश्चन को मैंने आज तक आप लोगों से करवाया है वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन है मैंने आपसे करवाए हैं जो सिलेबस में आपके हैं। तो आप लोग अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे वो टॉपिक छोटे हों या बड़े हों। क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, तो जो भी टॉपिक आपने आज तक पढ़ा है, समझा है, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहिए। भले ही आपको वो पूरा तैयार हो, लेकिन जब तक हम उससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें ये नहीं पता चलता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। इस वाक्य में साथ पढ़ने वाले, इस वाक्य में साथ साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। इस वाक्य में साथ साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। परोपकारी कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं, सहपाठी कहते हैं या सहकर्मी कहते हैं। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। इस वाक्य में साथ साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहेंगे। परोपकारी, स्वावलंबी, सहपाठी या सहकर्मी। साथ साथ कार्य करने वाले सहकर्मी कहलाते हैं। जो लोगों के ऊपर उपकार किए जाए वो परोपकारी। स्वावलंबी, जो लंबे आयु में हो लेकिन साथ साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, सहपाठी। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। इस वाक्य में साथ साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। मेरी शंका का निराकरण हो गया। इस वाक्य में आए हुए निराकरण शब्द का पर्याय होगा। जो इस वाक्य में निराकरण शब्द आया हुआ है इसका हम दूसरा अर्थ क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर कौन सा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। विवेचन, समाधान, संहार या स्पष्टीकरण। आपकी विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। इस वाक्य में आए हुए निराकरण शब्द का पर्याय क्या होगा। विवेचन होगा, समाधान होगा, संहार होगा या स्पष्टीकरण होगा। निराकरण का अर्थ होता है समाधान। आपकी विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का समाधान हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जो यहाँ वाक्य दिया गया है हमें बताना है कि उस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। तो बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। खेलती हुई जंगल में भटक गए। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो क्या है। एक दिन जंगल में भटक गए, शिकार खेलती हुई या बादशाह अकबर। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई नहीं, शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिकार खेलती हुई, क्योंकि त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा है, शिकार खेलती हुई। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई नहीं, शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इष्ट शब्द का विलोम होगा। इष्ट मतलब होता है प्रिय। तो इष्ट का विलोम क्या होगा। अवनति होगा, अनिष्ट होगा, बुरा होगा या पतन होगा। इष्ट का विलोम क्या होगा। अवनति, अनिष्ट, बुरा या पतन। इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंधे को सोना मिल जाना या हानि होना, एकाएक लाभ होना, भविष्य की बात को जान लेना।
अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना या भविष्य की बात को जान लेना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ होता है एकाएक लाभ होना, एकाएक लाभ होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो यहाँ वाक्य दिया गया है, जो यहाँ हमें फिल करना है, कौन सा शब्द हम फिल करें कि जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा हो जाए। मेरा ध्यान भाई की ओर था, यहाँ पर हम कौन सा शब्द फिल करें कि जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा हो जाए। मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, या मेरा ध्यान हमारे भाई की ओर था, या फिर मेरा ध्यान हमें भाई की ओर था, या मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। तो यहाँ पर हम कौन सा शब्द फिल कर सकते हैं? मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था, मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुवादक, बहुभाषाविद, द्विभाषी, प्रशासक। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे हम क्या कहेंगे? अनुवादक कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं, द्विभाषी कहते हैं, या प्रशासक कहते हैं। बहुत सी भाषाओं के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। अनुवादक, जो अच्छा वादक हो। द्विभाषी, दो भाषाओं को जानता हो। प्रशासक, जो सत्ता का ध्यान रखता हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अभेद्य, अभेद, पारदर्शी या नश्वर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य होगा, अभेद होगा, पारदर्शी होगा या नश्वर होगा। जो नश्वर क्या होगा? अभेद्य, अभेद, पारदर्शी या नश्वर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य। अभेद भी हो सकता है लेकिन इसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध नहीं है। जिसको आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो वहाँ वाक्य दिया गया है इनमें से इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है वो हमें बताना है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? सूचना प्रौद्योगिकी की, वर्तमान युग की युग है, कंप्यूटर तथा। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। तो कौन सा गलत है हमारा? की युग है। यहाँ होगा का युग है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं। तो त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा है? बंधा हुए हैं, हम में से, अधिकतर व्यक्ति या अनेक आदतों से। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है। इनमें से कौन सा भाग ऐसा है जिसमें त्रुटि है? तो बंधा हुए हैं, हम में से, अधिकतर व्यक्ति या अनेक आदतों से। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा बंधे हुए
है। तो त्रुटिपूर्ण भाग्य कौन सा है? बंधा हुए हैं। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पराधीन। पराधीन शब्द का विलोम क्या होगा? पराधीन का विलोम क्या होता है? अधीन, स्वाधीन, प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। अधीन पराधीन का समानार्थी है। तो पराधीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वाधीन। पराधीन शब्द का विलोम होगा स्वाधीन। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहित, ब्याल, पतंग या शार्दूल। सर्प का पर्यायवाची होता है अहित होता है, ब्याल है, पतंग है या शार्दूल है। तो सर्प का पर्यायवाची होता है ब्याल। सर्प को हम और क्या कहते हैं? ब्याल। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस वाक्य में हम कौन सा शब्द ऐसा फिल करें जिससे ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाए? वह तीव्र समझदार है या वह बहुत समझदार है, वह अधिक समझदार है या वह मंद समझदार है। तो हम यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं? वह तीव्र समझदार है, वह बहुत समझदार है या फिर वह अधिक समझदार है या वह मंद समझदार है। तो क्या हो जाएगा? वह बहुत समझदार है। वह बहुत समझदार है। अगला क्वेश्चन है हमारा चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोली दामन का साथ इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मेल ना होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी या घनिष्ठ संबंध होना। चोली दामन का साथ इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मेल न होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी या घनिष्ठ संबंध। चोली दामन का साथ घनिष्ठ संबंध होना। चोली दामन का साथ इस मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ संबंध होना। अगला क्वेश्चन है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? परिवार, परिवार, परिवार या परिवार। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है? परिवार, परिवार, परिवार या परिवार। तो शुद्ध शब्द हमारा है परिवार। क्या होता है? परिवार। अगला क्वेश्चन है हमारा सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या होता है? अनजान, अहंकार, अज्ञान या अकड़। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या है? अनजान है, अहंकार है या अज्ञान है या अकड़ है। तो सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण होता है अज्ञानता। क्या होता है? अज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। इस वाक्य में आए हुए इलाज शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इस वाक्य में जो इलाज शब्द आया है उसके स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं? तो अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। तो अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का आधान भी संभव है या अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का समाधान संभव है या अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का उपचार संभव है या अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का समाचार भी संभव है। तो इलाज के स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं? वो है उपचार। इलाज की जगह पर जो हम शब्द रख सकते हैं वो है उपचार। अब क्षया जैसी प्राणांतक बीमारी का उपचार भी संभव है।
अगला क्वेश्चन है हमारे समाज में क्या है? हमारे समाज अनेक कुरीतियां हैं, इनमें से हम कौन सा चिन्ह यहाँ फिल करेंगे? हमारे समाज बीच अनेक कुरीतियां हैं, या हमारे समाज अंदर कुरीतियां हैं, या हमारे समाज के भीतर में है, या हमारे समाज में है? तो यहाँ हम क्या फिल कर सकते हैं? हमारे समाज में अनेक कुरीतियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सम्मुख होगा, सन्मुख है, सन्मुख है, सम्मुख है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में लिखा गया? सम्मुख, सन्मुख, सन्मुख या सम्मुख? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सम्मुख। क्या है? सम्मुख। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश होगा। अनियमित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? किस वाक्य के लिए हम अनियमित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, क्या हम उसे अनियमित कहते हैं? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। अनियमित हम किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं? जिसका निवारण ना हो सकता हो, या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, या जो नियमानुकूल ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। जो नियमानुकूल ना हो उसे हम कहते हैं अनियमित। जो नियमानुकूल ना हो उसे कहते हैं अनियमित। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? विशिष्ट अवसर हो और विशिष्ट लोग हो, उनके समक्ष जो भाषण दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे हम क्या कहते हैं? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो उसे हम क्या कहेंगे? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो उसे हम कहते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो वो कहलाता है आक्रांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक उसको हम क्या कहेंगे? अधोपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। आदि से अंत तक कहलाता है अधोपांत। आदि से अंत तक अधोपांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना। हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। दूसरों की बातों में दखल देना उसे हम क्या कहेंगे? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या कहते हैं? दत्तचित्त, दत्तक, त्याज्य,
दंपति। गोद लिया हुआ पुत्र, उसे हम क्या कहेंगे? दत्तचित्त, दत्तक, त्याज या दंपति। गोद लिए हुए पुत्र को हम कहते हैं दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस आपको करवाए हैं। तो आज तक आपने जो भी प्रैक्टिस किया है वो आप लोग अच्छे से करते रहिए और अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।